Alright guys, so while on the bus I just met a couple of girls, one of which is a Norwegian and another is a Canadian actually. And I happened to overhear them having some conversation which should be kept private by the way, but it was about relationships and how you perceive your, let's say, sexuality in the sense. नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में 4 दिन बिताने और इसके म्यूजियम्स, पब्स, मॉन्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स और नेचुरल ब्यूटी अप्रिशिएट करने के बाद मैं रेडी था कनाडा की कैपिटल ओटावा निकलने के लिए। और फाइनली मैंने लगेज रूम में अपने बैग्स रेडी कर लिए और आप सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा जब 12 दिन के लिए घूम रहा है तो इसको इतने भारी भरकम बैग चाहिए किस लिए। उसकी वजह यह है कि जब मैं निकला था मुझे पता था कि हो सकता है मुझे आगे कनाडा जाना पड़े क्योंकि हमारी फैमिली में एक फंक्शन आ रहा है और वो बात सही साबित हुई। इसीलिए इसके अंदर समर के 5-7 जोड़े तो हैं ही जो मैंने यूज़ किए, बट विंटर्स के बहुत सारे कपड़े हैं क्योंकि कनाडा में ठंड हो सकती है। तो अब मैं आज यहाँ से फ़्लाइट लेने वाला हूँ 2 घंटे बाद टर्की इस्तांबुल और उसके बाद 21 घंटे का हॉल्ट वहाँ पे, और कल सुबह सुबह 10 घंटे की फ़्लाइट इस्तांबुल से सीधा टोरंटो। और इतना ही नहीं, टोरंटो से उसके बाद आगे फिर मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल से 2 घंटे की बस लेके फाइनली ओटावा। लेट मी टेल यू व्हाई। अब क्योंकि मुझे दिल्ली से सबसे सस्ती फ्लाइट मिली थी स्टॉकहोम तक की, तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं ओटावा तक की अपनी एग्जिट फ्लाइट कोपेनहेगन से लूं या ओस्लो से। तो मैंने ओटावा और उसके आसपास के एयरपोर्ट्स के लिए दोनों सिटी से सर्च लगा के देखी कि सबसे सस्ती टिकट कहां से मिल रही है। तो पहले मैंने कोपेनहेगन से सर्च किया ओटावा, प्राइसेस 60,000। फिर मैंने चेक किया कोपेनहेगन से टोरंटो, प्राइसेस 45,000। फिर मैंने डाला मॉन्ट्रियल, प्राइसेस 39,000। फिर मैंने सोचा कि चलो अब ओस्लो चेक कर लें, तो ओस्लो से मॉन्ट्रियल जैकपॉट 24,000 रुपए। बट फिर भी मैंने तसल्ली के लिए बाकी सिटीज चेक करी, तो ओस्लो से टोरंटो था 57,000 और ओस्लो से ओटावा 61,000। और अब या तो मैं 60,000 रुपए की टिकट लेके 18 घंटे में जाता सीधा ओटावा, या फिर 24,000 की 40 घंटे और बहुत सारी मेहनत वाली फ्लाइट लेके जाता मॉन्ट्रियल से होता हुआ ओटावा। बट यू नो मी, आई टुक द चीपेस्ट ऑप्शन। और यही रीजन है कि मैं ओस्लो एंड में आया था। एंड गाइज, अगर आप यूरोप जाते हैं तो मेक श्योर यू ऑलरेडी हैव योर एग्जिट फ्लाइट, क्योंकि इमिग्रेशन पे आपसे पूछा जाएगा कि आप यूरोप से एग्जिट कब कर रहे हैं और आपसे आपकी टिकट एज अ प्रूफ मांगी जा सकती है। और मॉन्ट्रियल वाली फ्लाइट पर थोड़ी गहरी नजर डालने के बाद मुझे पता लगा कि ये फ्लाइट इस्तांबुल में 21 घंटे रुकने वाली है और मुझे फिर से $50 का वीजा लेना पड़ेगा, क्योंकि टर्की का ऑनलाइन वीजा सिर्फ सिंगल एंट्री के लिए वैलिड होता है। इसलिए मेरा 12 दिन पहले वाला वीजा अब वैलिड नहीं था, यानी अराउंड 3,000 रुपए का खर्चा। और इसके अलावा मॉन्ट्रियल तक की ही दूसरी ऑप्शन थी वावेयर, जो वैसे ही 40,000 रुपए की थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, वावेयर कितनी भी सस्ती एयरलाइन क्यों ना हो, इसमें आपको कैरी बैग के लिए अराउंड 3,000 रुपए और चेक इन बैग के लिए अराउंड 4,000 रुपए अलग से पे करने पड़ते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वावेयर की टिकट्स ऑलमोस्ट हमेशा नॉन रिफंडेबल होती हैं। एंड एज आई सेड, मेरा कनाडा का प्लान लास्ट मोमेंट तक पक्का नहीं था, तो मुझे फ्लेक्सिबल टिकट्स चाहिए थी। और ऑन द अदर हैंड, टर्किश एयरलाइन के सिर्फ 24,000 रुपए वाली टिकट में 2 फ्री बैग्स थे और वो फुल्ली रिफंडेबल टिकट थी, which is always perfect if your plan is uncertain। तो इसका मतलब फ्लाइट का खर्चा अराउंड 24,000 रुपए, 3,000 रुपए की वीजा फीस और 1 रात का BNB का खर्चा अलग से। फिर एयरपोर्ट से BNB जाने तक के 500-700 रुपए और मॉन्ट्रियल से बस लेके ओटावा जाने के लिए 1,500 रुपए की टिकट। एंड नॉट टू मेंशन, इस सब में 40 घंटे लगने वाले थे। तो ये पूरी मैथमेटिक्स मुझे पड़ती अराउंड 30,000 रुपए में, जो कि ओटावा जाने वाली 60,000 रुपए की टिकट से फिर भी आधी थी। इसीलिए टर्किश एयरलाइंस की ये वाली ऑप्शन ही हर तरह से सेंस बन रही थी। तो कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े जुगाड़ लगा के मैंने शुरू करी अपनी कनाडा तक की जर्नी। गर्मियों, सर्दियों और शादी के कपड़ों से भरा बैग 30 नंबर बस में लाद कर मैं निकला सीधा सेंट्रल स्टेशन की तरफ और पहुंचा टिकट काउंटर पर 95 करोनर्स की टिकट लेने के लिए, जिसमें मिलती है एक लोकल ट्रेन जो काफी दूर तक जाती है बट रास्ते में एयरपोर्ट पे रुकती है। और इनमें बकायदा टिकट चेकर्स आते हैं, इसलिए डोंट ट्राई योर लक। फाइनली मैंने ट्रेन लिया एयरपोर्ट के लिए, और अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन लो तो वो है 1800 रुपए की। बट अगर आप इतना रेगुलर ट्रेन ले जो कि 2 या 3 स्टॉप्स पे रुकती हुई जाती है, तो वो पड़ती है 800 रुपए की। और ये ट्रेन काफी तेज चलती है, इट्स वेरी फास्ट। और यहाँ पर जो हमारे वहाँ खड़क 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 की आवाज आती है ट्रेन, वो आवाज नहीं है।
रेलवे स्टेशन पे ट्रॉली रखी हुई है और मैंने ले ली है और इस पर रख दिया है सामान और यहाँ से 2-4 मिनट की वॉक के बाद मैं पहुँच जाऊँगा चेक इन काउंटर पे जहाँ पे बैग देना है बैगेज ड्रॉप में क्योंकि चेक इन ऑलरेडी कर लिया है और उसके बाद यूरोपियन इमिग्रेशन क्योंकि एग्जिट स्टैंप लगवानी है क्योंकि मैं शेनिगन एरिया छोड़ के अब इस्तांबुल टर्की जा रहा हूँ। और ज़्यादातर यूरोपियन सिटीज़ की तरह ये एयरपोर्ट भी रेलवे स्टेशन के साथ डायरेक्टली एलिवेटर के थ्रू कनेक्टेड है, तो आप सीधा प्लेटफॉर्म से एक एलिवेटर लेके 2 से 3 मिनट में चेक इन काउंटर्स तक पहुँच सकते हैं। ओके इस्तांबुल नंबर 8 बैगेज ड्रॉप में मैंने बैग ड्रॉप कर दिया है और पीछे जितने लोगों की लाइन है सारे चेक इन वाले हैं और बैगेज ड्रॉप बिल्कुल खाली है। सो मेक श्योर यू चेक इन ऑनलाइन एंड जस्ट डू द बैगेज ड्रॉप। स्पेशली इंटरनेशनल एयरलाइंस में जब टाइम कम होता है सिक्योरिटी चेक भी कराना होता है और इमिग्रेशन भी क्रॉस करनी होती है पर्टिकुलरली तब। और क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो एयरपोर्ट पे खड़ी है टेस्ला मॉडल एक्स। एंड यहाँ की गवर्नमेंट लेकर शॉप्स के मुकाबले अल्कोहल अराउंड 40% तक सस्ता है, तो इट गोज विदाउट सेइंग नॉर्वे आते हुए ड्यूटी फ्री पे जरूर रुक जाइएगा। और क्योंकि एयरपोर्ट पे पानी की बोतलें 400 से 500 रुपये तक के बीच में मिलती हैं तो यहाँ पे वाटर डिस्पेंसिंग मशीन होती है जो आप यूज़ कर सकते हैं और मैं लेकर चलता हूँ सब खाली बॉटल्स क्योंकि खाली बॉटल ले जाना अलाउड है, भरी हुई बॉटल सिक्योरिटी के पार नहीं जा सकती। तो अब मैं बॉटल यहाँ से भर लूँगा फ्लाइट में भी और उससे पहले भी मेरे पास फ्री पानी होगा। So I thought that I probably would ask them a couple of questions exactly about how the Western culture goes and how things are considered about sexuality as a topic or a way of life or an important aspect of life. So maybe if you could share some detail both about Norway and Canada, which is my next destination. So we start with Norway first. Okay. How do your parents handle this? I mean, are they aware or are they okay with it or with how I never parents? talked about it with my parents. But they do have this. Yeah, I think some people do, but also like when you're 16, you're legal to. Yeah. So then it's like it's fine. Okay. But, like some people have like conversations about like condoms and stuff like that, but I think they're like cool with it. Oh, okay. Yeah. All right. So, but parents do have the back of their mind that by the time the children get at the age of 16, they're probably indulging sexually, and they don't really ever come across with any kind of that kind of No, topic, I think or made it odd for their children in some way. Yeah, like some people are like a bit overprotective. Okay. Especially when it comes to like pregnancy and stuff like that. Yep. But I think they're okay with it. Mhm. But still, I don't think if you have like a boyfriend when you're like 16, Yeah. they probably don't think it's okay that the boyfriend's like sleeping over. Mhm. But it really depends on their parent, I think. Okay. The practices. It's fine. It's more fine. Like the STIs and pregnancy, I think. And how about Canada? I mean, how do your parents handle all that? I mean, an average Canadian parent would handle something like They're that. actually, I'm actually from Taiwan, so I was Okay. born in Taiwan. Parents are Taiwanese too. I moved Okay. to Canada. So you have a bit of an Asian instinct as well happening. My Yeah. parents, like, we don't talk about it. बट अभी तक भी मैंने इस्तांबुल में अपनी कोई अकोमोडेशन बुक नहीं कराई है तो मैं अब कराने लगा हूँ। तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर पे वाईफाई है जो कि एयरपोर्ट पे फ्री में अवेलेबल है। मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस से जानता था कि टैक्सन स्क्वायर इज अ सेफ चॉइस टू स्टे क्योंकि वहाँ पे एक सीधी शटल बस जाती है, तो मैंने फटाफट अराउंड 1300 रुपए में एक ठीक ठाक रेटिंग वाला B&B बुक करा लिया जिसमें मुझे मिला एक अपना प्राइवेट रूम। फिर मैं चढ़ गया अपनी फ्लाइट पे जिसने अराउंड 3 घंटे में मुझे इस्तांबुल पहुंचाना था, इसलिए मैंने चालू किया अपना एंटरटेनमेंट सिस्टम जिसमें कुछ ठीक ठाक मूवीज की कलेक्शन थी। बस जो हेडफोन से मूवी है वो थोड़ा सा जुगाड़ हो सकते हैं, वैसे भी 3 घंटे की फ्लाइट तो खासा ज़्यादा फर्क नहीं और सीट हमेशा रिजर्व करना चाहिए फ्लाइट के पिछले हिस्से में ताकि आराम से सोते हुए जा सकें। 3.5 घंटे की फ्लाइट फाइनली पहुंच गया टर्की इस्तांबुल और यहाँ से लेनी है मैंने बस जो मुझे लेके जाएगी सीधा टक्सिन जो कि शहर का नया हिस्सा है और वहाँ पे मैंने अपना B&B बुक कराया हुआ है जो बस स्टॉप से आएगा तकरीबन 2 या 3 मिनट की वॉक पे ही है। और ये है मेरा Airbnb इस्तांबुल में सेकंड टाइम जब मैं रुकने आया हूँ। ये है रूम और अच्छा खासा डबल बेड, पिलो एक ही है, ऊपर और बेडिंग पड़ी है, खिड़की खुली हुई है क्योंकि यहाँ पे पंखे नहीं होते, पता नहीं क्या चक्कर है, बट एसी है दूसरी जगह मैंने फिर भी थोड़ी सी खिड़की खोल दिया वेंटिलेशन के लिए। और इसमें था एक छोटा बट क्लीन एंड फंक्शनल वॉशरूम और एक डिसेंट किचन। और मैं हूँ 5th फ्लोर पे और यहाँ पे कोई एलिवेटर नहीं है तो मुझे बैग उठा के ही लाना पड़ा। बट अच्छी बात यह है कि जो मेरा मेन बड़ा वाला बैग है वो फ्लाइट में ही है क्योंकि लेओवर 24 घंटे से कम का है, तो वो मेन बैग फ्लाइट में रहेगा, वो सीधा कनाडा पहुँचेगा
और कल सुबह मैं उसको वहाँ से पिक करूँगा। इसीलिए गाइज B&B कितना भी सस्ता और बढ़िया रेटिंग वाला क्यों ना हो, रिव्यूज पे एक बार जरूर नजर मार लेनी चाहिए। बिकॉज़ एज यू कैन सी किसी प्रीवियस गेस्ट ने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ था कि ये घर 4थी मंजिल पे है। और मैंने आमतौर पर देखा कि यहाँ पे जो होस्ट होते हैं वो बाहर मेन डाइनिंग एरिया में ही सोते हैं, एसी वगैरह उनके वहीं लगे होते हैं। और जो उनका 1 BHK का जो बेडरूम होता है वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए B&B पे रेंट आउट कर देते हैं। तो एक छोटी मोटी उनकी एक्स्ट्रा इनकम भी बच जाती है और ये लोग अकेले ही रहते हैं। इस घर का जो ओनर है वो एक लड़का है यंग सा, अभी यहीं पे था, बट वो फ्राइडे है आज तो वो भी पार्टी करने चला गया। तो मैं तो बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, अभी 1-1.5 घंटा सोऊंगा। बट अगर रात को नींद खुली तो यहाँ पे पार्टी सीन यहीं पे ही होता है, नीचे उतर के इसी एरिया में मेन पार्टी एरिया है। तो हो सकता है झलक मारने जाऊँ रात को भी क्या है सीन यहाँ पे। बट फॉर नाउ नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, सोऊंगा। बट एज इट टर्न्स आउट 12 दिन बिना रुके सुबह से लेके रात तक सिटी एक्सप्लोर करना और रात को नाइट लाइफ शूट करने निकल जाना और लेट वापस आना मेरी टांगों और मेरी बॉडी पर थोड़ा भारी पड़ा। इसलिए इतने दिनों बाद जब मुझे एक प्राइवेट रूम और पूरा बिस्तर मिला तो फिर मेरी नींद अगले दिन सुबह ही खुली। What kind of an age do you start living together with your boyfriends? I mean, what's an average? Well, people usually move out for university, so they live the first year in residence or with their friends, and then second year they get a boyfriend. Minimum second year, I would say, like. Yeah. And that's what age? Like 20, 19 maybe. Yeah. 19's a little bit young. That's well, okay. We both travel a lot, and that's what I've seen, like versus It is Canada really common. versus like Europe or versus especially Australia. if you're a student and single, like it's really common that you go out clubbing and you end up with a guy. We were living or a abroad. girl. Well, no, we weren't living together in the same place, but like we went abroad. So we met in Australia. Like it's so like. So you're basically travel buddies. Yeah. Oh, we are travel buddies now. I'm Mohit. Nice to meet you. Yeah. And we hopefully get to see each other in Canada probably whenever you're traveling next. Yeah. Perfect. All right. Thank you so very much for your time. It was really lovely having a word with you. Thank you. और महंगी कंट्रीज से आके जहाँ पे डे पास ही अराउंड 800 रुपए का मिलता है, मैंने फाइनली इस्तांबुल पहुंच के थोड़ी सी लिबर्टी ली और इस बार काफी बार्गेन करके 800 रुपए में एयरपोर्ट तक की टैक्सी पकड़ ली। Excuse me. Can I come in the front? Connection. Can I sit here? No. I want to. Okay. So for the video. Come. और टैक्सी ड्राइवर से मेरा कुछ गप्पे लगाने का मन तो था, बट क्योंकि यहाँ पे आम लोग इंग्लिश थोड़ी कम बोलते हैं तो इसलिए बात नहीं बनी। फाइनली फिर मैं पहुंचा इस्तांबुल एयरपोर्ट और अपनी टोरंटो तक की फ्लाइट पकड़ी, जिसकी फाइन डिटेल्स मैं आपको फिर से दिखा के बोर नहीं करूंगा क्योंकि वो आप एपिसोड 1 में देख ही चुके हैं। और फिर किसी तरह ले देके मैं पहुंचा ओटावा और कंक्लूड की अपनी स्कैंडिनेवियन ट्रिप। क्या पकड़ा। बट गाइस, ट्रैवलिंग देसी की जर्नी आगे भी जारी रहेगी, फिर चाहे वो बेल्जियम की सबसे खूबसूरत सिटी ब्रूज हो या फिर स्विट्जरलैंड में वो कियोस्क जहां राज सिमरन की ट्रेन मिस करवा देता है, बेन जैसी प्रिटी सिटी हो या फिर सैन फ्रांसिस्को जैसा मेट्रोपोलिस, कन्वर्टेड मस्टैंग में एलए के बेवर्ली हिल्स की ड्राइव या फिर हॉलीवुड साइड की हाइक, मेक्सिको सिटी के साल्सा से लेकर कनाडा की पार्लियामेंट तक, मैं आपको लेके चलूंगा हर जगह पूरे खर्चे के हिसाब के साथ इन बजट ट्रिप्स पर। So guys, don't forget to hit the subscribe button and the bell icon for these upcoming series, and अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, it really keeps me going. And thanks a lot again for watching this series guys and giving it so much love. And I'll see you again in the next series. Maybe 10 steps, come behind me. Okay, I have to just click or like No, that? it's recording already. Thank you so much. Thank you. Walk behind me like 5-10 steps. Yeah. Perfect. That'll be very nice. Thank you. Yeah. Thank you so much. See how it's walking? You walk behind me 10 steps. If at all you do have 10. Okay. All right. Come on. Perfect. Thank you. Good.